सीधे चलते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंच पे, जहां मौजूद हैं देवेंद्र फडणवीस। उनके लिए भी उनकी पार्टी को एस्टैब्लिश करना, 2 एनसीपी में से अपने वोटों को चिन्हित करना और चिन्हित करके उन वोटों को हमको ट्रांसफ़र करना एक बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क था। मुझे लगता है कि लोकसभा में वो अपने वोटों को चिन्हित कर पाए और कुछ प्रमाण में हमको ट्रांसफ़र कर पाए, लेकिन विधानसभा में चिन्हित वोटों को वो हमको ट्रांसफ़र कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि लोकसभा में उनका जितना फ़ायदा हुआ उससे ज़्यादा फ़ायदा हमको उनकी अलायंस का विधानसभा के चुनाव में होगा। क्या देवेंद्र फडणवीस अपनी निजी क्षमता में मानते हैं कि अजित पवार के ऊपर घोटाले के आरोपों को लेकर जो आप पहले हमलावर रहे हैं और अब हाथ में हाथ पकड़ के चुनाव में साथ आए हैं, इन दोनों तस्वीरों के बीच में जो वोटर है उसको मैच दिखाई नहीं पड़ा? कुछ हद तक तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि केवल अजित पवार ही नहीं, एनसीपी एज अ पार्टी, इसके खिलाफ हम लोगों ने बहुत बड़ा मोर्चा चलाया है, क्योंकि हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे कि अभी हैं सर? अभी उन्होंने भी अपनी आइडियोलॉजी थोड़ी, देखिए ये तो माफ़ कीजिएगा, मैं अजित पवार जी की भी माफ़ी मांगकर कहता हूँ कि परिवारवादी पार्टियाँ जो होती है उसकी कोई अपनी बहुत बड़ी आइडियोलॉजी तो होती नहीं है, ये तो व्यक्ति केंद्रित पार्टियाँ होती है। तो मुझे लगता है कि अजित पवार इज़ अ स्मार्ट पॉलिटिशियन। उनको ये पता है कि इस अलायंस को सूट करने वाली जो नीतियाँ हैं वो नीतियाँ वो लेंगे तो हमारे वोट ज़्यादा उनको ट्रांसफ़र होंगे। तो आपने उनका बदलाव देखा होगा, उन्होंने ऐसा नहीं कि खुद की कोर आइडियोलॉजी छोड़ दी, लेकिन हमारी आइडियोलॉजी को सूट हो इस प्रकार की भूमिकाएं उन्होंने ली है, इसलिए मुझे लगता है कि हम उनको वोट दे पाएंगे। महायुति का लोकसभा में जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा सर, विधानसभा में स्ट्रक्चर क्या वही रहने वाला है या कुछ बदलाव होगा? देखिए कोई बहुत बदलाव तो नहीं आने वाला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है। अभी अगर लोकसभा में भी आप ले लीजिए तो भले ही हमारी सीटें कम आई है, लेकिन उसको जब विधानसभा में हम परिवर्तित करते हैं तब भी विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीटों पर बीजेपी आ गई है। तो इसलिए महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है ही, तो बीजेपी रहेगी। और हमारे दोनों जो पार्टनर्स हैं उनको उनकी क्षमता के अनुसार और जिसको हम कह सकते हैं सम्मान के साथ हम लोग उनके साथ सीट शेयरिंग करेंगे। लेकिन इसकी पैरेलल थियरी ये है, आपने कहा कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, पैरेलल थियरी ये है सर कि लोकसभा में इस गठबंधन में सबसे कम स्ट्राइक रेट अगर किसी का रहा, जितनी सीटें लड़ी और जितनी सीटें जीती वो बीजेपी का रहा है। देखिए स्ट्राइक रेट ये केवल एक मायने नहीं हो सकते। जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि आपने एक बॉल में 4 रन निकाले और दूसरे बॉल पर आप आउट हो गए, तब भी आपका स्ट्राइक रेट 200 का होता है, इट इज़ 200 स्ट्राइक रेट। और कोई व्यक्ति 50 रन बनाकर भी 100 उसका स्ट्राइक रेट होता है। तो स्ट्राइक रेट एक है महत्वपूर्ण चीज़, पर वो सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। आप इस बात को देखिए कि जब आप लोकसभा का विश्लेषण करते हैं तो 12 सीटें बीजेपी की ऐसी है, 12 जिसमें 3 से 4,000 का अंतर है। 3% से कम वोटों से हम हारे, 4,000, 6,000, 8,000 ऐसे वोटों से हम हारे। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर हमारी ताकत कम नहीं हुई। आज देखिए अगर हम महाविकास आघाड़ी और एनडीए का विचार करें तो महाविकास आघाड़ी को 43.9% है, हमको 43.6% है। उनको 2.5 करोड़ वोट है, 2 करोड़ 50 लाख, हमको 2 करोड़ 48 लाख, सिर्फ 2 लाख वोट उनको हमसे ज़्यादा मिले। लेकिन पॉलिटिकल अर्थमेटिक जो है वो पोलराइजेशन का पॉलिटिकल अर्थमेटिक होने के कारण उनको सीटें ज़्यादा मिली है। पोलराइजेशन का अर्थमेटिक, देखिए 2 चीज़ें इस चुनाव में देखने को मिली। एक बड़ा ही गलत और झूठा नैरेटिव फैलाया गया कि बीजेपी की 400 सीटें आएगी तो ये संविधान को बदलेंगे, रिजर्वेशन को समाप्त करेंगे। और जब ये नैरेटिव पेनिट्रेट हो रहा था तो हम लोगों ने उसको महसूस नहीं किया, या हम लोगों ने उसको अंडरमाइन किया, अंडर एस्टिमेट किया। क्योंकि 14 में भी इसको चलाने की कोशिश हुई थी, 19 में भी हुई थी। तो हम लोग ये समझते थे कि जब 14 में नहीं चला, 19 में नहीं चला, तो ये झूठ 24 में क्यों चलेगा।
तो उसको जितनी ताकत के साथ रिफ्यूट करना चाहिए था, मुकाबला करना चाहिए था, उस नैरेटिव के खिलाफ काउंटर नैरेटिव खड़ा करना चाहिए था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोगों ने वो नहीं किया। तो उससे एक भयंकर पोलराइजेशन हमारे खिलाफ विशेष रूप से SC STs में हुआ। Zee News.